Perioperative nursing. What do you mean by perioperative nursing? The perioperative period consists of 3 phases that begin and end at a particular point in the sequence of events in the surgical experience. The 3 phases are preoperative phase, intraoperative phase, and postoperative phase. Preoperative phase. The preoperative phase begins when the decision to proceed with surgical interventions is made and ends with the transfer of the patient onto the operating room table. In this period, the diagnostic tests are performed prior to admission and is known as pre-admission testing. It reduces the hospital stay of the patient and thereby reduces cost. पेरीऑपरेटिव नर्सिंग में 3 फेजेस होते हैं, प्री ऑपरेटिव, इंट्रा ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव. पहले हम प्री ऑपरेटिव देखेंगे. प्री ऑपरेटिव फेज तब शुरू होता है जब सर्जिकल इंटरवेंशन का डिसीजन ले लिया जाता है और वो तब एंड होता है जब पेशेंट को ऑपरेटिंग रूम में या ऑपरेटिंग रूम के टेबल पे भेज दिया जाता है. तब तक हमारा प्री ऑपरेटिव फेज होता है. और इस फेज में सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं. डायग्नोस्टिक टेस्ट पेशेंट का एडमिशन होने से पहले करते हैं ताकि हम पेशेंट का हॉस्पिटल में स्टे कम कर सकें और उनका जो कॉस्ट है, हॉस्पिटल का जो कॉस्ट है वो हम कम कर सकें. Informed consent is taken from the patient prior to surgery. While taking consent, information about the procedure should be given to the patient by the physician and the nurse should clarify the information provided, and if the patient requests additional information, the nurse notifies the physician. It is very important to take an informed consent from the patient prior to surgery. और इन्फॉर्म कंसेंट लेते वक्त एक फिजिशियन सर्जरी के बारे में सब कुछ बताता है पेशेंट को. उसमें क्या एक्सपेक्टेशंस हो सकते हैं, क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, ये सारी चीज़ें एक फिजिशियन बताता है पेशेंट को. एक नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो क्लैरिफाई करे कि जो भी इंफॉर्मेशन पेशेंट को दी गई है वो उसको समझ आई है कि नहीं आई है, और इन केस पेशेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फिजिशियन को बताए कि पेशेंट को एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए. Before any surgical treatment is initiated, a health history is obtained. A physical examination is performed during which vital signs are noted. हमेशा सर्जिकल ट्रीटमेंट से पहले एक हेल्थ हिस्ट्री पता की जाती है पेशेंट की, और जिसको हम प्री एनेस्थेटिक चेकअप भी बोलते हैं. प्री एनेस्थेटिक चेकअप मतलब कि एनेस्थीसिया देने से पहले एक चेकअप किया जाता है. उसमें पूरा फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है पेशेंट का, वाइटल साइंस लिए जाते हैं, उसकी हिस्ट्री पता की जाती है, हिस्ट्री ऑफ मेडिकल इलनेस. पहले अगर कोई उसको मेडिकल इलनेस है, क्रॉनिक डिजीज़ है जैसे कि हाइपरटेंशन है, या फिर वो अल्कोहल कंज्यूम करता है, कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, वो सारी हिस्ट्री उसकी पता की जाती है. कोई मेडिकेशन अगर वो ले रहा है, any nutritional and fluid deficiencies should be corrected before surgery to prevent complications. Patient should be inquired about history of alcohol consumption, smoking, chewing and medication. The patient is taught breathing exercises and the use of intensive spirometry because ventilation is compromised during all phases of surgical treatment. Surgery is postponed if patient has respiratory infection. Patient with underlying disease such as asthma and COPD are assessed carefully for current threats to their pulmonary status. अब पेशेंट को जितनी भी एक्सरसाइजेज है वो प्री ऑपरेटिव फेज में ही हम सिखाते हैं. जैसे कि ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी हम प्री ऑपरेटिव फेज में सिखाते हैं, और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को
प्री ऑपरेटिव फेस में सिखाते हैं, ताकि पोस्ट ऑपरेटिव फेस में वो उसको ईज़िली परफॉर्म कर सकें। और इन केस पेशेंट को कोई भी बीमारी हो, जैसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो या एस्थमा हो या COPD हो, तो सर्जरी को हम पोस्टपोन कर देते हैं। और अगर पेशेंट हाइपरटेंसिव का केस है और उसका अगर BP भी बढ़ा हुआ हो जस्ट बिफोर द सर्जरी, अगेन द सर्जरी इज़ बीन पोस्टपोन्ड। तो पेशेंट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है जस्ट बिफोर द सर्जरी, mentally as well as physically. Patient who smokes should stop smoking 4 to 8 weeks before surgery to significantly reduce complications of pulmonary and wound healing. If the patient has uncontrolled hypertension, surgery must be postponed until the blood pressure is under control. अगर पेशेंट स्मोकिंग करता है तो 4 से 8 हफ्ते पहले उसको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, सर्जरी के 4 से 8 हफ्ते पहले। और अगर पेशेंट का हाइपरटेंशन कंट्रोल नहीं है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है, तो सर्जरी नहीं की जाएगी, सर्जरी को पोस्टपोन कर दिया जाएगा। Allergies to medication, blood transfusion, contrast agents, latex and food products are determined, and patient is asked to describe the signs and symptoms of allergy produced by these symptoms. सर्जरी से पहले हम पेशेंट से ये भी पूछते हैं कि अगर उनको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है, किसी मेडिकेशन से एलर्जी तो नहीं है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से एलर्जी तो नहीं है, लैटेक्स प्रोडक्ट्स जैसे कि हमारे ग्लव्स हो गए, ग्लव्स लैटेक्स से बने होते हैं, कोई कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हम तब यूज़ करते हैं जब हम CT स्कैन करते हैं या MRI करते हैं, तो उस वक्त जो हम मेडिकेशंस यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स यूज़ करते हैं, उससे तो एलर्जी नहीं है, या किसी फूड प्रोडक्ट से तो एलर्जी नहीं है। अगर सपोज़ अगर पेशेंट को एलर्जी है फ़िश से, तो हो सकता है कि उन्हें एलर्जी हो किसी कॉन्ट्रास्ट एजेंट से भी, क्योंकि फ़िश में आयोडीन होता है एंड मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स हैव आयोडीन। तो इट इज़ पॉसिबल कि पेशेंट को आयोडीन से एलर्जी है, तो हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट नहीं देते। दैट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू आस्क फॉर द एलर्जीज ऑफ द फूड प्रोडक्ट्स ऑल्सो। एंड समटाइम्स पेशेंट में misinterpret what allergies are, so we need to ask them what are the signs and symptoms of allergy. अगर उनको ये चीज़ लेने से एलर्जी होती है तो उसमें उनके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, हमें वेरीफाई भी करना है कि उन्हें एलर्जी सच में होती भी है या नहीं होती है। The nurse must help patients in reducing anxiety. Now this is very important because surgery are not so easy for anyone, for the family members also and for the patients also. तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को हेल्प करना है in reducing anxiety. The nurse must be empathetic, listen well and provide information that helps alleviate concerns. The nurse teaches leg exercise, flexion and extension of knee and hip joint, rotation of foot, turning to lateral side etc. to prevent complications. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं हम प्री ऑपरेटिव पीरियड में ही सिखा देते हैं पेशेंट को, तो लेग एक्सरसाइजेस भी हम प्री ऑपरेटिव पीरियड में ही सिखा देते हैं, और ये इसलिए सिखाते हैं ताकि हम कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकें। एंड वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ओवर हियर इज़ DVT, दैट इज़ डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो हमारे पैर की जो वेन्स होती है, जो डीप वेन्स होती है, उसमें ब्लड की क्लॉटिंग होने लगती है, थ्रोम्बोसिस फॉर्म होने लगता है अगर मूवमेंट ना हो तो। अगर बहुत दिनों तक मूवमेंट ना हो तो पैरों की वेन्स में क्लॉटिंग होने लगती है। तो इसीलिए हम पेशेंट को लेग एक्सरसाइज सिखाते हैं प्री ऑपरेटिव पीरियड में, ताकि वो ईजिली उसे पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में परफॉर्म कर सकें। और पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में हम पेशेंट को एनकरेज करते हैं कि वो जल्द से जल्द मूवमेंट कर सकें, अर्ली एम्बुलेशन के लिए। If the patient is undergoing pelvic or abdominal surgery, cleansing enema or laxative may be prescribed the evening before the surgery and may be repeated in the morning of the surgery. Antibiotics are prescribed to decrease the flora of the intestine.
क्लीजनिंग एनीमा और लैक्सेटिव हम इसलिए देते हैं अगर एब्डोमिनल या पेल्विक सर्जरी हो, तो ताकि हमारा जो इंटेस्टाइन्स है वो क्लीन रहे एट द टाइम ऑफ द सर्जरी। और एंटीबायोटिक्स इसलिए देते हैं ताकि फ्लोरा, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है हमारे इंटेस्टाइन में, नेचुरली बैक्टीरियाज होते हैं और ये बैक्टीरियाज को कम करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि जब हम पेशेंट को ओपन अप करें तो ये बैक्टीरियाज इन्फेक्शन न कॉज करे। Before the surgery, the skin is prepared by removing hair, cleaning with germicide agent. तो सर्जरी से पहले हम क्या करते हैं, स्किन को प्रिपेयर करते हैं, पेशेंट को बोलते हैं कि सोप एंड वाटर से बाथ करें, फिर उसके बाद हम हेयर रिमूव करते हैं और जर्मिसाइड एजेंट यूज़ करते हैं जैसे कि बीटाडिन वगैरह उस एरिया में जिस एरिया में सर्जरी होने वाली है। टू एंश्योर द करेक्ट साइट, द सर्जिकल साइट इज टिपिकली मार्क्ड बाय द पेशेंट एंड द सर्जन इन द प्री ऑपरेटिव वेटिंग एरिया। अब प्री ऑपरेटिंग वेटिंग एरिया में सर्जन्स क्या करते हैं, जिस साइट पर उनको ऑपरेट करना है कोई गलती ना हो इसीलिए उसको पहले ही मार्क कर देते हैं। Immediately prior to the procedure, the patient changes into the hospital gown. The patient with long hair may braid it, remove hairpins, and cover head completely with the disposable paper cap. The mouth is inspected and dentures or plates are removed. Jewelry is not worn to the OR. OR और OT में कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट ले जाना मना है। अगर वो एक पिन हो या हेयर बैंड हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ें पेशेंट की पहले से ही रिमूव कर दी जाती है। इवन पेशेंट के क्लोथ्स चेंज कर दिए जाते हैं, हॉस्पिटल गाउन दिया जाता है पेशेंट को, हेयर्स अच्छे से टाइट करके हेयर कैप लगा दी जाती है और उनकी जितनी भी ज्वेलरी है वो सब रिमूव कर दी जाती है। डेंचर्स रिमूव कर दिए जाते हैं, अगर माउथ में कोई डेंचर्स है वो सब चीज़ें रिमूव कर दी जाती हैं। प्री एनेस्थेटिक medications are given to the patient and then the patient is kept in bed with side rails raised because the medication can cause light-headedness or drowsiness. प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हम पेशेंट को दे देते हैं और अगर इन केस कोई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस नहीं है, कुछ एंटीबायोटिक्स है तो एंटीबायोटिक्स का टेस्ट डोज हम दे देते हैं पेशेंट को ओटी में भेजने से पहले, ताकि ओटी में जब वो पेशेंट जाए तो डायरेक्टली उसको हम एंटीबायोटिक्स पुश कर सकें आफ्टर चेकिंग द टेस्ट डोज। Before taking the patient to OT, pre-operative checklist is checked and verified. हर वार्ड में, हर सर्जिकल वार्ड में एक प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट होती है, उसमें ये लिखा होता है कि हमें ये करना है पेशेंट को ओटी भेजने से पहले। तो वो चेकलिस्ट हमें चेक करनी चाहिए कि हमने सारी चीज़ें कर दी है कि नहीं की है पेशेंट को ओटी भेजने से पहले। The patient is transferred to the surgical area 30 to 60 minutes before the anesthetic is to be given. एनेस्थीसिया देने से 30 से 60 मिनट पहले, मतलब आधे से 1 घंटा पहले हमें पेशेंट को सर्जिकल एरिया में ट्रांसफ़र करना है। The nurse must attend to the needs of the family by providing psychological support to them and heading them to the waiting areas. She should support them and clear all their doubts. नर्स को अब सिर्फ पेशेंट ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको वेटिंग एरिया में लेके जाना, उनको सपोर्ट करना, उनके सारे डाउट्स को क्लियर करना, ये सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंट्रा-ऑपरेटिव नर्सिंग, this phase begins when the patient is transferred onto the OR table and ends with the admission in post anesthetic care unit. ये फेज़ तब शुरू होता है जब पेशेंट ओटी में ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, OR टेबल पे ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, और जब एंड होता है जब पेशेंट पोस्ट
एनेस्थेटिक केयर यूनिट में ट्रांसफ़र कर दिया गया हो। Nursing responsibility in intra-operative period, providing for safety and well-being of the patient, coordinating the OR personals, performing scrub and circulating activities. Now nursing activities यहाँ पे दो तरीके की होती है। इंट्राऑपरेटिव पीरियड में दो तरीके की नर्सेज होती है, एक तो स्क्रब नर्स होती है और एक सर्कुलेटिंग नर्स होती है। स्क्रब नर्स वो होती है जो सर्जन को असिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ ऑपरेशन, और सर्कुलेटिंग नर्स वो होती है जो स्क्रब नर्स की हेल्प करती है। Providing emotional support to the patient, monitoring factors that can cause injury such as patient position, equipment malfunction and environmental hazards. Protect the dignity of patient while the patient is anesthetized. Protect the patient's safety and health by monitoring activities of the surgical team, checking the OR condition, continually assessing the patient for signs of injury and implementing appropriate intervention, verifying consent, coordinating the team, ensuring cleanliness, ensure proper supply and availability of material, ensure proper light, temperature and humidity and functioning of the equipments. The circulatory nurse monitors aspects aseptic practices to avoid break in technique while coordinating the movement of related personnel. Implements fire safety precautions. She should also monitor the patient and document specific activities throughout the operation to ensure patient's safety and well-being. The circulating nurse is responsible for ensuring that the second verification of surgical procedure and site takes place and is documented. सर्जरी स्टार्ट होने से पहले ये सर्कुलेटिंग नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वेरिफिकेशन हो जाना चाहिए सर्जिकल प्रोसीजर का। ये डॉक्टर देख ले कि पेशेंट का नाम फाइल में क्या है, उसका सर्जिकल प्रोसीजर क्या है और कौन सी साइट है, ये देख लेना चाहिए। दे शुड बी अ सेकेंड वेरिफिकेशन। The scrub nurse perform the activities of the scrub role which include performing a surgical hand scrub. तो जो स्क्रब नर्स होती है वो पहले सर्जिकल हैंड स्क्रब परफॉर्म करती है, उसके बाद स्टेराइल टेबल सेट करती है। स्टेराइल टेबल में जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट्स है जो सर्जरी के दौरान यूज़ होंगे वो सारे इक्विपमेंट्स को वो अच्छे से लगाती है। प्रिपेयरिंग सूचर्स, लिगेचर्स एंड स्पेशल इक्विपमेंट्स, और सर्जरी के दौरान जितने भी सूचर्स की ज़रूरत है, जितने भी स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, वो सारे इक्विपमेंट्स को टेबल पे अच्छे से लगाती है। Assisting the surgeon and the surgical assistant during the procedure by anticipating instruments and supplies that will be required such as sponges, trains and other equipment. तो एक स्क्रब नर्स हमेशा एक सर्जन को असिस्ट करती है और वो ये देखती है जो जो चीज़ें सर्जन को ज़रूरत है वो वहाँ पे मौजूद हो और उनको सप्लाईज में हेल्प करती है। As a surgical incision is closed, the scrub person and the circulator count the needles, punches and instruments to be sure that they are not retained as a foreign body in the patient. This is very important. It is the responsibility of the nurse to count all the sponges used during the procedure. पेशेंट का इंसिजन बंद करने से पहले एक स्क्रब नर्स और सर्कुलेटरी नर्स को नीडल्स काउंट करने हैं कि कितने नीडल्स यूज़ हुए थे प्रोसीजर के वक्त, प्रोसीजर से पहले कितने थे वो हमें देखना है। फिर प्रोसीजर के बाद इंसिजन लगाने से पहले ये देखना है कि जितने हमने पहले लिए थे उतने अभी हैं कि नहीं हैं। जितने स्पंजेस हमने पहले लिए थे ओटी टेबल सेट करने के वक्त उतने अभी हैं कि नहीं हैं। जितने इंस्ट्रूमेंट्स हमने पहले लिए थे ओटी टेबल सेट करने के वक्त उतने हैं कि नहीं हैं। उसी के बाद पेशेंट का इंसिजन क्लोज किया जाता है ताकि कोई भी
फॉरेन ऑब्जेक्ट पेशेंट की बॉडी में ना रह जाए। टिश्यू स्पेसिमेंट्स obtained during surgery are labeled by the scrub nurse and sent to the lab by the circulatory nurse। तो स्क्रब नर्स का ये एक रोल होता है कि टिश्यू स्पेसिमेन जो ऑब्टेन होते हैं सर्जरी के दौरान जो मिलते हैं टिश्यू स्पेसिमेन, जैसे कि जो भी टिश्यू हमने रिमूव करा है फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी, वो सब हम लैब में अगर उनको भेजना है तो स्क्रब नर्स एक लेबल बॉटल में सर्कुलेटरी नर्स को देती है और सर्कुलेटरी नर्स उसको लैब में भेजती है। The last one is the post-operative period. The post-operative period extends from the time the patient leaves the operating room until the last follow-up visit with the surgeon। जब पेशेंट ऑपरेटिंग रूम से निकलता है और लास्ट फॉलोअप करता है सर्जन के साथ, तब तक जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। In post-operative period, patient is shifted to the post-anesthetic care unit post-surgery. In this unit, ऑपरेशन के फ़ौरन बाद पेशेंट को पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट में भेजा जाता है और इस यूनिट में नर्स चेक करती है अगर पेशेंट को कोई मेडिकेशन देनी है, कोई इंट्रावीनस फ्लूइड देना है और हर 15 मिनट में उसके वाइटल साइंस को चेक करती है। After anesthesia, when muscles are relaxed, there may be backward fall of the tongue and so airway must be inserted to prevent this। एनेस्थीसिया क्योंकि हम देते हैं ऑपरेशन थिएटर में, तो एनेस्थीसिया के बाद मसल्स जो है रिलैक्स रहते हैं और रिलैक्स होने की वजह से टंग का बैकवर्ड फॉल हो सकता है जो एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है इससे। तो हमें पेशेंट के मुंह में एक एयरवे आता है, उस एयरवे को लगाना है ताकि उसकी टंग बैकफॉल ना हो। If vomiting occurs, the patient is turned to the side to prevent aspiration। अगर पेशेंट को वॉमिटिंग होती है तो पेशेंट को एक साइड में टर्न कर देना चाहिए ताकि उसका जितना भी वॉमिटस है वो निकल जाए और एस्पिरेट ना हो। एस्पिरेशन का मतलब है कि पेशेंट का जो कंटेंट है वॉमिटस है वो उसके ट्रेकिया में ना चला जाए, उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक में ना चला जाए। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा, अगेन दे विल बी एन ऑब्स्ट्रक्शन एंड पेशेंट विल हैव ब्रीथिंग डिफिकल्टी। टू कंट्रोल वॉमिटिंग ऑन्डेस्टेरॉन इज गिवन। ऑन्डेस्टेरॉन बेसिकली एक मेडिकेशन है जो हम देते हैं पेशेंट को वॉमिटिंग को कंट्रोल करने के लिए। टू रिलीव पेन IV opioids आर गिवन। IV opioids आर नथिंग बट पेन किलर्स। These are pain killers। तो पेन किलर्स देते हैं हम पेशेंट को पेन रिलीफ करने के लिए। Once nausea and vomiting has subsided and patient is fully awake and alert, he should be encouraged to return to normal diet। For returning to normal diet, initially liquids are given and then soft foods, and when it is tolerated, solid foods are given। अगर पेशेंट जब होश में आ जाता है और उसकी नौसिया और वॉमिटिंग भी ख़त्म हो जाती है तो हम पेशेंट को नॉर्मल आहिस्ते आहिस्ते करके नॉर्मल डाइट पे लाने की कोशिश करते हैं। पहले हम पेशेंट को लिक्विड्स देते हैं, क्लियर लिक्विड्स देते हैं, जैसे कि चाय हो गया, जूस हो गए, ये सारी चीज़ें देते हैं। और जब वो ये टॉलरेट करने लगता है तो फिर हम पेशेंट को सॉफ्ट फूड्स देते हैं, जैसे कि दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, ये देते हैं, या खीर हो गई, ये सॉफ्ट फूड्स हैं तो ये सॉफ्ट फूड्स देते हैं। फिर जब पेशेंट ये टॉलरेट करने लगता है तो तब हम पेशेंट को सॉलिड फूड्स देते हैं, रोटी चावल हम बाद में देते हैं पेशेंट को। पहले हम स्टार्ट करते हैं लिक्विड डाइट से। Constipation is common after surgery and can be minor or a serious complication। High fiber diet, stool softeners and laxatives should be administered to relieve constipation। कॉन्स्टिपेशन कॉमन होता है सर्जरी के बाद क्योंकि पेशेंट कोई मूवमेंट नहीं करता और कुछ खाता नहीं है सही से, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम पेशेंट को हाई फाइबर डाइट दें, स्टूल सॉफ्टनर्स दें, लैक्सेटिव्स दें।
Special care should be given to surgical wounds. Aseptic techniques should be used to clean the wound and it should be checked for any drainage, redness and signs of infection. पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में ये ज़रूरी है कि हम जो सर्जिकल वुंड्स है उसकी अच्छे से केयर करें, हर दिन उसकी बैंडेजिंग हो और एसेप्टिक टेक्निक यूज़ करें बैंडेजिंग करने में, और ये भी देखें साथ के साथ कि कोई ड्रेनेज तो नहीं है, रेडनेस तो नहीं है, कोई साइंस ऑफ इन्फेक्शन तो नहीं है. Patient has been inspected for signs of complications like hemorrhage, hematoma, deep vein thrombosis, infection, wound dehiscence और wound evisceration. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं सर्जरी के बाद? कॉमन कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से होते हैं? हैमरेज होता है. हैमरेज मतलब कि लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड होने लगता है, या तो उस एरिया से ब्लीडिंग होने लगेगी जहाँ से हमने सर्जरी की है, या फिर हेमाटोमा होगा. हेमाटोमा एक्यूमुलेशन ऑफ ब्लड इन द टिश्यूज़. डीप वेन थ्रोम्बोसिस मैंने आपको बताया कि हमारे जो पैरों की जो वेन्स होती है, डीप वेन्स होती है, उसमें थ्रोम्बोसिस या फिर क्लॉटिंग होने लगती है अगर कोई मूवमेंट ना हो तो. इन्फेक्शन होगा, वुंड, सर्जिकल वुंड के साइट पर इन्फेक्शन हो सकता है अगर हम एसेप्टिक टेक्निक्स यूज़ ना करें, वुंड को क्लीन ना करें सही से, तो इन्फेक्शन हो सकता है. वुंड डेहिसेंस क्या है? वुंड डेहिसेंस का मतलब होता है जब हम इंसीजन लगा देते हैं, जब हम जब इंसीजन, जो सर्जिकल इंसीजन है उस एरिया को जब हम क्लोज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द सूचर्स से जब हम उसको क्लोज कर देते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि उस एरिया के सूचर्स खुल जाएं, अपने आप खुल जाएं, तो उसको हम बोलते हैं वुंड डेहिसेंस. और वुंड एविसरेशन वो होता है कि एरियाज के सूचर्स खुलने के बाद अंदर का जो कंटेंट होता है वो बाहर निकल के आ जाए, उसको बोलते हैं वुंड एविसरेशन. यूरिनरी रिटेंशन आफ्टर सर्जरी कैन अकर फॉर वेरियस रीजंस. और बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट यूरिन नहीं पास कर पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, letting water run, applying heat to the perineum, using of warm bedpan and using commode if not contraindicated. हम क्या क्या करते हैं? वाटर को रन करते हैं पेरिनियम में, हीट अप्लाई करते हैं, वार्म बेडपैन यूज़ करते हैं, कमोड का इस्तेमाल करते हैं अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड ना हो तो, और अगर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं तो हम कैथेटराइजेशन करते हैं पेशेंट का. After surgery, patient is at a risk of malignant hypothermia. To avoid this, the room is maintained at a comfortable temperature. Blankets are provided to prevent chilling. Oxygen is administered. Proper nutrition and adequate hydration are maintained. All measures should be taken to prevent injury. Side rails should be raised and bed should be in the low position. अब क्योंकि एनेस्थीसिया के बाद होश नहीं रहता, जब पेशेंट रिकवर भी करता है एनेस्थीसिया में तब भी वो अच्छे से होश में नहीं होता, जब क्योंकि एनेस्थीसिया के अलग अलग स्टेजेस हैं और वो स्टेजेस आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे, सेकेंड ईयर में पढ़ोगे. तो ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि पेशेंट होश में नहीं होता, तो उसके गिरने के या इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो हमें क्या करना है, जो बेड के जो साइड रेल्स होते हैं उसको हमें रेस करके रखना है ताकि पेशेंट गिरे ना, और बेड को लो पोजीशन में रखना है. Ongoing post-operative therapeutic regimen including medication, diet, activities to perform and to avoid are explained to the patient in the discharge summary. और जब पेशेंट एम्बुलेट करने लगे, पेशेंट जब मूव करने लगे, तो पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया जाता है, और डिस्चार्ज के वक्त हम सारी चीज़ें बताते हैं कि कौन कौन सी मेडिकेशन लेनी है, कौन सी डाइट लेनी है, कौन सी एक्टिविटीज़ उसे करनी है और कौन सी एक्टिविटीज़ उसे अवॉइड करनी है, और अपने वुंड का कैसे ख्याल रखना है. ये सारी चीज़ें हम डिस्चार्ज समरी में पेशेंट को बताते हैं पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में.